क्वेश्चन नंबर आपका 8 कह रहा है कि ए मिक्सर ऑफ ऑक्सीजन एंड इथाइन, इथाइन और ऑक्सीजन का जो मिक्सर है, यह मिक्सर को जब जलाया जाता है इज बर्न फॉर द बिल्डिंग। इस मिक्सर को हम लोग जलाते हैं क्या करने के लिए? बिल्डिंग पर्पज के लिए, वेल्डिंग करने के लिए, है ना। तो कह रहा है कैन यू टेल, क्या आप बता सकते हैं कि ये जो मिक्सर है ऑफ इथाइलिन एंड एयर इज यूज्ड, क्यों यूज किया जाता है? क्योंकि अगर मैं देखूं, इथाइन का मतलब हो गया आपका इथाइन, या इसका कॉमन नेम अगर देखोगे तो कॉमन नेम है इसका एसीटाइलिन। एसीटाइलिन है ना। एसी एसीटाइलिन जो है यहाँ पे लास्ट में क्या आया है? आइन। आइन का मतलब यहाँ पे कार्बन और कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होगा, है ना। तो एथ का मतलब क्या हुआ? एथ का मतलब कार्बन, दो कार्बन एटम है। और यहाँ पे आइन का मतलब हुआ कि आपका यहाँ पे कितने बॉन्ड है? ट्रिपल बॉन्ड है। तो एल्काइन का जनरल जो फार्मूला होता है वह होता है CnH2n-2। n इजकल टू 2 रखोगे तो इसका फार्मूला बनेगा C2H2। ये आपका क्या कहलाता है? इथाइन कहलाता है, इथाइन। और इसका कॉमन नेम होगा एसिटाइलिन। तो कुछ इस तरीके का आपका क्या हो गया, इस तरीके का इसका स्ट्रक्चर होगा। तो अगर मैं इथाइन मतलब C2H2 और ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का मतलब आप O2, इन दोनों के मिक्सर को अगर मैं जला दूं, जलाने का मतलब ऑक्सीजन अगर रिएक्ट करे, इस एक्सेस ऑक्सीजन आपका रिएक्ट करे इस गैस के साथ में, इसिटाइलिन गैस के साथ में, तो चूंकि कार्बन इसमें प्रेजेंट है तो कार्बन चेंज हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड में, जो हाइड्रोजन है वह चेंज हो जाएगा H2O में, है ना। अब इस रिएक्शन को बैलेंस करना आपका काम है। अब बैलेंस करने के लिए मुझे इधर 2 लगाना पड़ेगा। तो दो कार्बन एटम इधर, दो कार्बन एटम इधर। हाइड्रोजन एटम की संख्या 2 है इधर, इधर भी 2 है। ऑक्सीजन कितने हो गए आपके इधर? इधर आपका ऑक्सीजन हो गया 2 ऑक्सीजन एटम, और इधर कितना ऑक्सीजन एटम? 3। 2 दूनी 4, 4 1 5, 5 ऑक्सीजन इधर है। तो 5 के लिए मुझे यहाँ पे 5/2 करना पड़ेगा, क्योंकि एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में अगर 2 है, एक मोल में आपका कितने, एक एटम, एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में कितने ऑक्सीजन एटम? 2 ऑक्सीजन एटम। तो 5/2 मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल नहीं बोल सकते आप, मोल बोलोगे। 5/2 मोल में कितने ऑक्सीजन एटम होंगे आपके? तो यहाँ पे एक में अगर 2 है तो 5/1 मोल में आपका 2 मोल क्या है? ऑक्सीजन एटम है। इसी तरीके से आप 5/2 मोल ऑक्सीजन में कितने आपके एटम हो जाएंगे? यहाँ पे 2 से आप मल्टीप्लाई कर देना, तो इधर आपके हो जाएंगे 5 मोल ऑक्सीजन एटम। इधर भी कितने मोल ऑक्सीजन एटम थे आपके? इस वाले में 5। अब इसको अगर आप सिंपल होल रेशियो में चेंज करना चाहते हो तो आसानी से चेंज कर सकते हो। कैसे? इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? कुछ नहीं करना पड़ेगा आपको, बस यहाँ पे आप क्या करिए, 2 से मल्टीप्लाई कर दिए। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 2C2H2, और यहाँ से 2 से 2 कट गया, 5O2। और ये आपका चेंज हो जाएगा यहाँ पे 2, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 4 हो जाएगा CO2। और यहाँ पे आपका 2H2O, है ना। तो इस तरीके से आपका क्या हो जाएगा, एक केमिकल क्वेश्चन बैलेंस हो जाएगा। और प्लस में जब ये आपका जब जलता है ना ये इसिटाइलिन गैस, तो यहाँ यहाँ पे आपका ये लार्ज अमाउंट ऑफ क्या निकलता है? हीट निकलता है, और इसी हीट का यूज किया जाता है वेल्डिंग करने के लिए, है ना। तो इसका रीजन यही है कि जब हम एसिटाइलिन गैस या इथाइन गैस को हम लोग जलाते हैं, वेल एसिटाइलिन गैस या इथाइलिन इथाइन गैस बर्न इन ऑक्सीजन, देन ए लार्ज अमाउंट ऑफ हीट आर प्रोड्यूस ड्यू टू दिस प्रॉपर्टी। इस प्रॉपर्टी की वजह से कि इसको जलाने पे इसिटाइलिन गैस को ए लार्ज अमाउंट ऑफ हीट निकलता है। ये हीट जो होता है, एंड हीट विच आर प्रोड्यूस इन दिस कंबंशन रिएक्शन आर यूटिलाइज टू बिल्डिंग पर्पज, बिल्डिंग पर्पज के लिए। अच्छा, यहाँ पे कह रहा कि आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे LDA? रुक जाओ, यहाँ पे बोला कि आप कैसे एक्सपेरिमेंटली ये प्रूफ करोगे, कैसे आप ये डिफरेंशिएट करोगे। डिस्टिंक्ट मतलब आपका अंतर कर पाओगे, आप अंतर करोगे। डिफरेंशिएट कैसे करोगे कि आपका दिया गया कंपाउंड एल्कोहल है कि कार्बोक्सिलिक एसिड है। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा?
अच्छा, एक लिटमस पेपर देखो, इसके दो, एक लिटमस पेपर लीजिए, दो बीकर लीजिए, एक बीकर में आपका अल्कोहल रखिए और दूसरे बीकर में आपका क्या रखिए आप, कार्बोक्सिलिक एसिड रखिए। मान लो ए वाला जो बीकर आपका बी है, इसमें कार्बोक्सिलिक एसिड है, और इसमें आपका जो बीकर ए है, इसमें आपका क्या है, एल्कोहल। इसमें आप क्या करिए, इस एल्कोहल वाले लिक्विड में आप लिटमस पेपर डिप कर दीजिए। तो अगर आपका मान लो, आप कौन सा लिटमस पेपर होगा, आपका ब्लू लिटमस पेपर होगा। अगर ब्लू लिटमस पेपर का रंग चेंज हुआ, एल्कोहल में तो नहीं चेंज होगा कलर, क्यों? क्योंकि एल्कोहल जो होता है वह न्यूट्रल होता है। क्या होता है? न्यूट्रल होता है। और जबकि कार्बोक्सिलिक एसिड कैसा होता है, आपका एसिडिक होता है। इस कारण से इस जो ब्लू लिटमस पेपर आप डिप करोगे, उसका रंग चेंज होकर के रेड हो जाएगा। क्योंकि मुझे पता है एसिडिक जो सोल्यूशन होते हैं, वह ब्लू लिटमस पेपर को रेड कलर में चेंज कर देते हैं। तो एक तरीका तो ये हो गया कि आप लिटमस पेपर के हेल्प से डिफ्रेंशिएट कर पाओगे, एल्कोहल कलर नहीं चेंज करेगा, जबकि एसिटिक एसिड ब्लू लिटमस पेपर का रंग रेड में चेंज कर देगा। और दूसरा तरीका ये है कि आप कार्बोक्सिलिक एसिड के सॉल्यूशन में अगर आप सोडियम कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट अगर आप ऐड करोगे, तो अगर आपके ऐड करने पे, क्या ऐड करने पे, सोडियम कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट ऐड करने से अगर आपका कार्बन डाइऑक्साइड गैस के बबल्स बनते हैं इफ्रीवेशंस के साथ में, इफ्रीवेशंस के मतलब तेजी से, सनसनाहट के साथ में अगर आपका गैस के बबल्स निकलते हैं, जो बबल्स निकलते होंगे वो आपके कार्बन डाइऑक्साइड के होंगे। तो जो एस्टिक एसिड होता है, जो कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, अगर आपका कंपाउंड में कार्बोक्सिलिक एसिड प्रेजेंट होगा, तो वह कंपाउंड आपका किसके साथ में रिएक्ट करके, सोडियम कार्बोनेट के साथ में रिएक्ट करके क्या करेगा, या सोडियम बाइकार्बोनेट भी हो सकता है, इसके साथ रिएक्ट करके बनाएगा साल्ट, सोडियम साल्ट, आप कार्बोक्सिलिक एसिड, और साथ ही साथ कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होगा प्लस H2O। ये जो गैस होगा ये एक्रीवेशन के साथ में क्या निकालेगा, गैस निकालेगा। अगर गैस आपका रिलीज होगा, जैसे ही आप सोडियम कार्बोनेट ऐड करोगे और थोड़ा सा हीट करोगे, तो अगर गैस के बबल्स निकलने स्टार्ट हो जाएंगे तेजी के साथ, सनसनाहट के साथ में, अगर गैस के बबल्स बन रहे हैं, तो इसका मतलब वो आपका कार्बोक्सिलिक एसिड होगा। और एल्कोहल के केस में ऐसा कुछ भी नहीं होगा। तो ये भी एक तरीका है आपका पहचानने का, है ना। तो ये दो तरीके आपके एनफ हैं डिफ्रेंशिएट करने के लिए। अगला क्वेश्चन जो है आपका क्वेश्चन नंबर 10, अगर आप देखोगे तो कह रहा कि वाटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होते हैं, तो ऐसे आपके सबस्टांस जो खुद क्या होते हैं, जो सेल्फ क्या होते हैं आपके, रिड्यूस हो जाते हैं और दूसरे को क्या कर देते हैं, अनदर को क्या कर देते हैं, दूसरे को क्या करते हैं, दूसरे को ऑक्सीडाइज कर देते हैं, ऑक्सीडाइज कर देते हैं। ऐसे सबस्टांस जो खुद रिड्यूस हो जाते हैं और दूसरे को क्या कर देते हैं, ऑक्सीडाइज कर देते हैं, ऐसे सबस्टांस को हम लोग बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होंगे वह ऑक्सीडेशन के लिए क्या देंगे, गिव ऑक्सीजन, ऑक्सीडेशन के लिए क्या देंगे, ऑक्सीजन देंगे। आप ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पर अगर आप बात करोगे, आपका ओजोन हो गया, ऑक्सीजन खुद ही हो गया, या क्लोरीन वाटर हो गया, या नाइट्रिक एसिड हो गया, या आपका सल्फ्यूरिक एसिड भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम कर लेगा। एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट भी काम कर लेगा। एसिडिफाइड पोटेशियम पर मैग्नेट, ये भी आपका काम कर लेगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पे। कह रहा व्हाट वुड यू बी एबल टू चेक इफ वाटर इज हार्डेड बाय यूजिंग डिटर्जेंट, क्या आप डिटर्जेंट का यूज करके आप ये पता कर पाओगे कि आपका जो वाटर है वो हार्ड वाटर है कि सॉफ्ट वाटर है। तो देखो, जो सोप होता है वह हार्ड वाटर के साथ में झाग नहीं देता है या गुड लेदर नहीं बनाता, अच्छे से झाग नहीं बना पाएगा। जो सोप होता है वह लेदर, सॉरी, जो सोप होता है वह हार्ड वाटर के साथ में गुड लेदर नहीं बनाता, यानी अच्छी खासी मात्रा में झाग नहीं बनाता। और जब अच्छी खासी मात्रा में झाग नहीं बनाएगा, तो इसकी जो क्लीनिंग पावर होगी, वह क्लीनिंग जो पावर होगी वो घट जाएगी,
है ना, क्लीनिंग पावर घट जाने की वजह से ये अच्छे से सफाई नहीं कर पाएगा। जबकि डिटर्जेंट के केस में ऐसा नहीं होता है। डिटर्जेंट जो होता है वह हार्ड वाटर हो या सॉफ्ट वाटर हो, दोनों के साथ में गुड लेदर देता है। क्या देता है? गुड लेदर देता है। इसीलिए तो हम लोग बोलते हैं कि जो डिटर्जेंट होता है वह क्लीनिंग के मामले में, सफाई करने के मामले में सोप से बढ़िया होता है। क्यों? क्योंकि सोप के पास में एक रिस्ट्रिक्शन है कि हार्ड वाटर के साथ में अच्छे से सफाई नहीं कर पाएगा। हाँ, सॉफ्ट वाटर के साथ में अच्छे से सफाई करेगा, सॉफ्ट वाटर के साथ में, लेकिन हार्ड वाटर के साथ नहीं कर पाएगा। जबकि डिटर्जेंट के केस में ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो आप डिटर्जेंट का यूज करके अगर डिटर्जेंट यूज कर रहे हो हार्ड वाटर के साथ, तो वहां पर भी आपका गुड लेदर देगा। अब गुड लेदर देगा तो पता ही नहीं चल पाएगा कि आपका जो वाटर था वो हार्ड था कि सॉफ्ट था। तो नो, इसका आंसर होगा नो। अब आंसर तो मैंने बता ही दिया। अगला क्वेश्चन है आपका, पीपल यूज ए वैरायटी ऑफ मेथड टू वॉश क्लॉथ, है ना। व्यक्ति जो है वो कई टाइप के मेथड अप्लाई करते हैं कपड़े को धुलने के लिए। यूजुअली प्राय होता है कि आफ्टर एडिंग ए सोप दे बीट द क्लॉथ आर स्टोन और बीटन बाय द विद द पेडल या स्क्रब द ब्रश ऑन द मिक्सर ऑफ एगिटेटेड इन वॉशिंग मशीन। फिर आपका व्हाट इज इन एगिटेशन नेसेसरी टू गेट द क्लीन क्लॉथ। तो आपका क्वेश्चन नंबर 12 बोल रहा था कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो मतलब कपड़े को वॉश करने के लिए कई सारे मेथड यूज करते हैं, है ना। और जनरली ये देखा जाता है कि जब हम लोग किसी कपड़े को साफ करना होता है तो हम लोग सोप लगाने के बाद में एडिंग द सोप हम लोग क्या करते हैं, उसे बीट करते हैं। जो क्लॉथ होता है हमारा जिसको हमको धुलना होता है उसे हम बीट करते हैं, चाहे स्टोन से बीट करें, चाहे हम पैरों से बीट करें, चाहे हम उसे उसके ऊपर स्क्रब करें, ब्रश ब्रश उसके ऊपर चलाएं। तो या फिर जो मिक्सर इज एग्रीगेटेड इन वॉशिंग मशीन, या जो मिक्सर होता है मतलब कपड़े और सोप का जो मिक्सर होता है उसको हम लोग क्या करते हैं वॉशिंग में एग्री एगी एगिटेटेड मतलब आपका क्या होता है कि एग्रीगेटेड मतलब आपका होता है, एग्रीगेटेड का मतलब आप ये समझ सकते हो कि छो छो हलचल, है ना। हम लोग हलचल करते हैं, हलचल मतलब उसे हम झटकते हैं, है ना। उसमें हम उसे ही जो कपड़ा हमारा होता है उस कपड़े पे हम लोग सोप लगाने के बाद में उसे हम फटकारते हैं, फटकारते मतलब उसमें हिला तेजी से हम उसमें कुछ हलचल पैदा करते हैं। ऐसा क्यों करते हैं हम लोग मशीन में? क्या ये जरूरी है कि कपड़े को अगर मुझे क्लीन करना हो तो आंसर होगा कि यस। हाँ, क्यों? क्योंकि जब आप क्या करते हो, हिला हलचल पैदा करते हो उस कपड़े में जिसके ऊपर आपका साबुन लगा होता है, सोप लगा होता है, तो उससे क्या होता है कि इससे क्या होता है कि जो डर्ट पार्टिकल होते हैं ना वो सरफेस पे, जो फाइबर यानी जो रेसा होता है, रेसे के सरफेस पे कौन आ जाता है आपका, रेसे के सरफेस पे आपका जो डर्ट पार्टिकल होते हैं वो ऊपर आ जाते हैं और रिमूव हो जाते हैं ना। डर्ट जो पार्टिकल होते हैं रिमूव हो जाते हैं कहाँ पे, आपका दूर और ऊपर आ जाते हैं ना, और रिमूव हो जाते हैं। तो इसका आंसर होगा यस, ये जरूरी है। ये हेल्प करता है आपका एगिगेशन एगिटेशन जो होता है वह हेल्प करता है आपका डर्ट पार्टिकल को रिमूव करने में। और रेसे के सरफेस तक, जैसे मान लो आपका ये रेसा है, इस रेसे में आपका यहाँ पे क्या है, डर्ट पार्टिकल है। तो इस पे जब सोप आप स्क्रब कर दोगे, लगा दोगे, तो ये नीचे आपके रेसे के भीतर प्रेजेंट है कौन, डर्ट पार्टिकल। ये डर्ट पार्टिकल आपका सरफेस पे आ जाएगा जब आप एगिटेशन करोगे। एगिटेशन मतलब उसमें हलचल करोगे तो ये जो डर्ट पार्टिकल होगा इस रेसे के सरफेस पे आ जाएगा और फिर बाद में ये रिमूव हो जाएगा, है ना। तो ये जरूरी होता है। आपका अगला जो क्वेश्चन है
बस इस तरीके का है कि यहाँ पे अब एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन आने वाले हैं। तो अगर मैं बात करूं इस वाले क्वेश्चन को लेकर के, इथेन विद द मोलिकुलर फार्मूला C2H6 हैज, जो इथेन है उसमें, जिसका मोलिकुलर फार्मूला भाई C2H6 होता है, इस इथेन का जो मोलिकुलर फार्मूला है वो C2H6 है, इसमें कितने कोवैलेंट बॉन्ड आपके प्रेजेंट होते हैं। तो अगर इसका स्ट्रक्चर बनाओगे तो इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर होता है। और यहाँ पे अगर नंबर आप कोवैलेंट बॉन्ड देखोगे, एक को एक यहाँ पे, दो, तीन, चार, पाँच, छह, सात, यानी सेवन कितने टोटल हैं, सेवन कोवैलेंट बॉन्ड हैं। फिर आपका ब्यूटेन नोन, लास्ट में क्या आया है, ओन। ओन का मतलब आपका एक ऐसा ग्रुप, कैसा ऑर्गेनिक कंपाउंड है ये, आपका कीटोनिक, यानी इस कंपाउंड में आपका कौन सा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, कीटोन। और इस ब्यूट का मतलब आपका चार कार्बन एटम, तो चार कार्बन एटम का अगर एक कीटोन बनाओगे तो इस तरीके का इसका स्ट्रक्चर बनेगा। इसका नाम है ब्यूटेनो। अब इसमें देखोगे कि ये जो फोर कार्बन कंपाउंड, कार्बन कंपाउंड, सही बात है कि इस कंपाउंड में चार कार्बन होंगे विद द फंक्शनल ग्रुप। इसमें फंक्शनल ग्रुप कौन सा होगा, तो इसमें फंक्शनल ग्रुप आपका कीटोन होता है। लास्ट में ओन आया है, नाम से ही पता चल रहा है ओन आया, इसका मतलब आपका कीटोन ग्रुप प्रेजेंट है। हम जब कुकिंग करते हैं, इफ द बॉटम ऑफ वेजल इज गेटिंग ब्लैक, ब्लैकेंड, ब्लैकेंड मतलब काला, काला पड़ जाना, काला पड़ जाना, है ना, ऑन दी आउटसाइड इट्स मीन दैट। अच्छा रुको एक मिनट, क्वेश्चन नंबर 15 आपका क्या बोल रहा था कि जब हम लोग कुकिंग करते हैं ना, कुकिंग के दौरान हमें देखने को मिलता है कि जो इसका निचला वाला हिस्सा होता है कंटेनर का, जिस भी कंटेनर में हम लोग फूड बनाते हैं, उस कंटेनर के निचले वाले हिस्से में मुझे देखने को मिलता है कि यहाँ पे इसके बॉटम में आपका कुछ ब्लैक कलर का कुछ मटेरियल डिपॉजिट हो जाता है, और ये जो कंटेनर होता है वो काला पड़ जाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि आपका, अच्छा, ये जब आप इसे क्या करते हो, रुको एक मिनट, जैसे ये हमारा कोई क्या है था, अब इसको अच्छे से समझो। अच्छे से समझने का मतलब ये है कि ये आपका कंटेनर है, इसमें हम फूड बना रहे थे, इसे हम गैस पे रख दिए हैं, है ना। या अगर गैस नहीं प्रेजेंट है तो आप स्टोव, स्टोव, आप स्टोव पे रख के खाना बनाते हो, या मान लो चूल्हे पे रख के बनाते हो। तो वहां पे जब आपका फ्यूल जलता है तो फ्यूल जलने पे आपका फ्यूल में मेनली क्या होता है, कार्बन होता है, हाइड्रोजन होता है। ये दो कंपोनेंट आपके फ्यूल में प्रेजेंट होते हैं, कार्बन एलिमेंट और हाइड्रोजन एलिमेंट प्रेजेंट होते हैं। जब इनका कंबंशन होता है, ये बर्न करते हैं, तो कार्बन चेंज होता है कार्बन डाइऑक्साइड में, और हाइड्रोजन चेंज होता है H2O में, है ना। तो इस तरीके से अगर आप बात करते हो तो, अच्छा, ये कंबंशन के दौरान जो आसपास पे जो ऑक्सीजन गैस है वो आके यहाँ पे इस फ्यूल के साथ में रिएक्ट करने लगता है, और जब कार्बन रिएक्ट करता है तो बनता है कार्बन डाइऑक्साइड, है ना। और अगर मान लो कि आपका ऑक्सीजन की सप्लाई, या इस फ्लेम के हिस्से में देखोगे तो जो आपका यहाँ पे मिडल पार्ट में जो होता है वहां पे कंबसन क्या होता है, आपका मिनिमम होता है। इसलिए क्योंकि ये जो फ्लेम है, ये आपका मान लो मैं फ्लेम है ना, ये क्या है आपका फ्लेम है। इस फ्लेम के ये जो मिडल पार्ट है, इस मिडल पार्ट में ऑक्सीजन की कमी होती है। और यहाँ पे जो कार्बन आपका होता है, फ्यूल का कार्बन जो एटम होता है, जो फ्यूल में जो कार्बन एटम प्रेजेंट होते हैं वो बर्न नहीं कर पाते, क्योंकि ऑक्सीजन की क्या होती है, डिफिशियंसी होती है ना। इसका मतलब हुआ कि जो कार्बन है वह जल नहीं पा रहा अच्छे से, यानी इनकम्प्लीट कंबंसन। ऑक्सीजन की कमी का मतलब इनकम्प्लीट कंबंसन। तो इनकम्प्लीट कंबंसन की वजह से निचला वाला जो हिस्सा होता है वह ब्लैक हो जाता है। यहाँ पे आपका होगा द फ्यूल इज नॉट बर्निंग कंप्लीटली, ये वाला ऑप्शन आपका सही होगा, क्योंकि फ्यूल क्या होता है, जल नहीं पाता है अच्छे से। इसीलिए निचला वाला जो हिस्सा होता है यहाँ पे जो अनबर्न कार्बन पार्टिकल होते हैं यहाँ पे चिपक जाते हैं इसके बॉटम से। अगला है आपका एक्सप्लेन द नेचर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड यूजिंग द बॉन्ड फॉर्मेशन इन सीएस। तो यहाँ पे मुझे ये दिया है मिथाइल क्लोराइड CH3Cl, इसका फार्मूला है।
और यहाँ पे मुझे बताना है नेचर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, जो कोवेलेंट बॉन्ड जो बना है उसका नेचर बताना है। तो यहाँ पे जो कोवेलेंट बॉन्ड होगा ये आपका कैसा होगा, पोलर होगा। ए वाला भी पोलर होगा, ए वाला भी बॉन्ड आपका कोवेलेंट बॉन्ड पोलर होगा, और ए वाला बॉन्ड भी आपका पोलर होगा। क्यों? क्योंकि जब आपका कोवेलेंट बॉन्ड दो डिफरेंट एलिमेंट के एटम के बीच में बनता है, यानी जो आपका कोवेलेंट बॉन्ड बना है वह ऐसे एटम के बीच में बना है जो डिफरेंट है, एक दूसरे से क्या है, डिफरेंट है, ए एंड बी आर डिफरेंट, तब आपका ये जो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी वह किसी न किसी एटम की आपका इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा होगी और किसी की कम होगी। अगर जब जैसे ही अंतर आया वैसे ही इलेक्ट्रॉन जो होगा वह किसी न किसी की तरफ, मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, है ना। तो ये आपका क्या होगा, बॉन्ड जो होगा ये पोलर होगा। ये चारों सारे सारे के सारे जो आपके बॉन्ड है वो कैसे होंगे, पोलर नेचर के होंगे। क्योंकि यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे देखो कार्बन और हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन एलिमेंट का एटम है और ये आपका कार्बन एटम का एलिमेंट है, तो दोनों एटम क्या है, डिफरेंट है। ये हाइड्रोजन एलिमेंट का एटम है, ये कार्बन एटम का एलिमेंट है, एटम है। तो इस तरीके से ये जो बॉन्ड होगा ये कैसा होगा, पोलर होगा। अगला क्वेश्चन की तरफ हम मूव करेंगे। कह रहा है ड्रा दी स्ट्रक्चर, भाई स्ट्रक्चर ड्रा करना है। वो भी इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर मुझे ड्रॉ करना है। इथेनोइक एसिड का, H2S का, प्रोपेन नोन का और F2 का। चलो सबसे पहले F2 का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होगा, इस तरीके से ना। और यहाँ पे इस आपका फ्लोरीन और फ्लोरीन एटम जो होंगे वह सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड द्वारा जुड़े होंगे। और ये जो सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड है इसमें दो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा। एक इलेक्ट्रॉन आपका इस एटम का होगा, फ्लोरीन एटम का, और एक इलेक्ट्रॉन इसका होगा। अच्छा, फ्लोरीन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 9। सॉरी, फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9 होता है, 2,7। तो इसे एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत थी, एक इलेक्ट्रॉन इसने शेयरिंग के द्वारा प्राप्त कर लिया। अब चूंकि एक इलेक्ट्रॉन शेयरिंग में चला गया तो कितने बचे, 6 इलेक्ट्रॉन। तो 6 इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो बच जाएंगे, और 6 इलेक्ट्रॉन को हम यहाँ पे इस तरीके से रिप्रेजेंट कर देंगे, है ना। इसी तरीके से इथेनोइक एसिड का फार्मूला भाई CH3, लो बना देता हूँ। CH3COH होता है कुछ इस तरीके का। तो यहाँ पे देखोगे जहां जहां कोवेलेंट बॉन्ड है यहाँ वहां पे आप दो दो इलेक्ट्रॉन रखते चले जाइए, जहां जहां सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड है वहां पे दो दो इलेक्ट्रॉन आप रखते चले जाइए। और यहाँ पे आपका दो इलेक्ट्रॉन, इस वाले बॉन्ड के लिए भी दो इलेक्ट्रॉन। और ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होता है, दो इलेक्ट्रॉन तो यहाँ पे दे दिया दो कोवेलेंट बॉन्ड बनाने के लिए, बाकी आपका 4 इलेक्ट्रॉन बचा है, तो मैंने इस तरीके से रिप्रेजेंट कर दिया। फिर अगला है आपका, व्हाट इज दी होमोलोगस सीरीज, एक्सप्लेन विथ एग्जांपल। होमोलोगस सीरीज क्या होता है, तो होमोलोगस सीरीज क्या होता है, तो दी सीरीज ऑफ कंपाउंड, कंपाउंड की ऐसी श्रृंखला, द सीरीज ऑफ कंपाउंड इन विच डिफरेंस बिटवीन टू सक्सेसिव मेंबर इज CS2। कंपाउंड की ऐसी श्रृंखला जिसमें दो क्रमागत मेंबर के बीच में, सक्सेसिव मेंबर के बीच में कितने का डिफरेंस होता है, CS2 का डिफरेंस होता है। ऐसे सीरीज ऑफ कंपाउंड को हम लोग क्या बोलते हैं, होमोलोगस सीरीज। और मुझे एग्जांपल अगर समझाना होगा तो सबसे बेस्ट एग्जांपल है आपका ए मीथेन CH4, C2H6, C3H8, C4H10, C5H12, है ना। इसी तरीके C6H14, इसी तरीके से C7H16, C8H18। तो यहाँ पे देखोगे दो, अगर किन्हीं दो एडजेसेंट मेंबर को लोगे तो इन दोनों एडजेसेंट मेंबर के बीच में जो डिफरेंस होगा वो कितने का होगा, भाई यहाँ पे CS2 है, यहाँ पे C2H6, इसमें कितने का अंतर है, CS2 का अंतर है। इसमें एक कार्बन, इथेन में एक कार्बन ज्यादा है और दो हाइड्रोजन ज्यादा है इन कंपेयर टू मीथेन। इसे यहाँ पे देखोगे तो CS2 का अंतर है, यहाँ पे देखोगे CS2 का अंतर है।
ये भी यहाँ पर भी CH2 का अंतर है, यहाँ पर भी आपका CH2 का अंतर है, यहाँ पर भी आपका CH2 का अंतर है। तो इस तरीके से आपके ये जो सीरीज आप कंपाउंड बन रहा है दैट इज होमोलोगस सीरीज। इसी तरीके से यहाँ पे बोल रहा है कि वाई डज मिसेल फॉर्मेशन टेक्स प्लेस व्हेन सोप इज एडेड टू वाटर, विल मिसेल बी फॉर्म इन अदर सॉल्वेंट सच एज इथेनॉल आल्सो। तो कह रहा है कि मिसेल क्यों बनता है, मिसेल बनता क्यों है। तो मिसेल इसलिए बनता है भाई क्योंकि जो सोप होता है, सोप के दो हिस्से होते हैं। एक आप एक आपका होता है हाइड्रोफिलिक पार्ट। सोप जो होता है उसमें दो पार्ट प्रेजेंट होते हैं, एक होता है आपका हाइड्रोफिलिक पार्ट और एक होता है आपका हाइड्रोफोबिक पार्ट। हाइड्रोफोबिक जो पार्ट होता है वो उसमें आपका मेनली क्या होता है, कार्बन चेन होता है, कार्बन चेन होता है। और हाइड्रोफिलिक पार्ट में आपका पोलर जो ग्रुप होता है, पोलर ग्रुप ना, पोलर ग्रुप आपका जो होता है वह हाइड्रोफिलिक यानी वाटर से प्रेम करने वाला पार्ट होता है। तो अगर आप सोप देखोगे तो सोप क्या होता है, सोप इज सोडियम साल्ट ऑफ हैवी कार्बोक्सिलिक, सोडियम साल्ट ऑफ हैवी कार्बोक्सिलिक एसिड। हैवी कार्बोक्सिलिक कार्बोक्सिलिक एसिड का जनरल फार्मूला RCOH। और इसका सोडियम साल्ट मतलब, अब ये चूंकि एसिड है, अब इसके बेस के साथ में रिएक्शन करवाओ वो भी सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ में, तो एक साल्ट बनेगा। ए आपका बेस, ए आपका एसिड, दोनों के रिएक्शन से एक साल्ट बनेगा दैट इज RCOO। सोडियम पे पॉजिटिव और यहाँ पे निगेटिव। तो इस वाले हिस्से को अगर देखोगे, है ना, ए वाला पार्ट क्या है आपका, ए वाला पार्ट आपका हाइड्रोफोबिक पार्ट है, क्योंकि ये आपका एल्किल ग्रुप है, एल्किल ग्रुप में आपका मेनली कार्बन और हाइड्रोजन होता है। ये वाला पार्ट आपका पोलर है, ये वाटर को अट्रैक्ट करेगा, है ना। तो मिसल इसलिए बनता है क्योंकि इन द सोप molecule there are two parts, one is hydrophilic and another part is hydrophobic. Hydrophilic part orient itself toward the water। ये जो हाइड्रोफिलिक पार्ट होता है वो वाटर की तरफ क्या कर लेता है, अपने आप को ओरिएंट कर लेता है। और जो हाइड्रोफोबिक पार्ट होता है वह अपने आप को किधर ओरिएंट कर लेता है, डर्ट के तरफ, डर्ट के तरफ, डर्ट पार्टिकल की तरफ क्या कर लेता है, अपने आप को ओरिएंट कर लेता है। तो अगर ये मान लो आपका डस्ट डर्ट पार्टिकल है ना, जो डर्ट पार्टिकल होता है वह किससे जुड़ता है आपका, डर्ट पार्टिकल आपका देखो, अगर मैं सोप को अगर कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट करूं, इस तरीके से, है ना, डर्ट को अगर मैं, सॉरी, सोप को कुछ इस तरीके से अगर मैं रिप्रेजेंट करूं, तो ये आपका जो मैं यहाँ पे ऐसे से करके बनाया हूं, ये आपका क्या है, कार्बन चेन है। कार्बन चेन मतलब हाइड्रोफोबिक पार्ट है, और ये जो पार्ट आपका हाइड्रोफिलिक है। तो इस सोप का जो हाइड्रोफोबिक पार्ट है दैट इज दिस, ये हाइड्रोफोबिक जो पार्ट है ये इस डर्ट की तरफ ओरिएंटेड होगा, इस डर्ट की तरफ ओरिएंट होगा। है ना। इसी तरीके से बहुत सारे जो सोप के मॉलिक्यूल होंगे वो अपने आप को इस तरीके से रीअरेंज कर लेंगे ताकि उनका हाइड्रोफोबिक पार्ट जो हो वह डर्ट की तरफ ओरिएंट हो, और जो हाइड्रोफिलिक पार्ट हो वो इस डर्ट से दूर हो। इस तरीके से गुच्छा बन जाएगा, है ना, एक गुच्छा बनता हुआ, एक एग्रीग्रिएट, एक गुच्छा बनता हुआ नजर आ रहा है मुझे बिटवीन द सोप मॉलिक्यूल एंड डर्ट, है ना, इस तरीके से। तो ये जो गुच्छा है, इस गुच्छे को क्या बोलते हो आप, मिसेल, क्या बोलते हो, मिसेल। तो जो डर्ट था वो किसके साथ जुड़ गया, इस हाइड्रोफोबिक पार्ट के साथ जुड़ गया, और जो आपका वाटर था वो किसके साथ जुड़ गया, इस हाइड्रोफिलिक पार्ट के साथ जुड़ गया। तो इस तरीके से डर्ट, ये आपका यहाँ पे डर्ट जो होगा वो चिपक जाएगा उस सोप के मॉलिक्यूल का जो हाइड्रोफोबिक पार्ट है उसके साथ में। और जब इसे आप धुलोगे तो ये डर्ट आपका इस
सो मिसेल के फॉर्म में बाहर आ जाएगा। तो यहाँ पे बोल रहा था कि इथेन और इथेनोइक एसिड, इथेनॉल मतलब आपका C2H5OH, और इथेनोइक एसिड का मतलब आपका CH3COOH। इन दोनों के बीच में कैसे डिफरेंशिएट करोगे? ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी। तो देखो, फिजिकल प्रॉपर्टी के आधार पे देखोगे तो जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी दोनों के बेसिस पे मुझे डिफाइन करना है, डिफरेंशिएट करना है बिटवीन इथेनॉल एंड इथेनोइक एसिड। इथेनोइक एसिड मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड, फार्मूला ए। और इथेनॉल का मतलब आपका C2H5OH। तो इसके लिए आप अगर देखोगे तो फिजिकल प्रॉपर्टी में अगर आप देखोगे ना, तो अगर आप देखो, ये किस फॉर्म में होता है? इथेनोइक एसिड लिक्विड फॉर्म में, ये भी आपका लिक्विड फॉर्म में होगा। अगर दोनों लिक्विड को हम दो टेस्ट ट्यूब में रख दें, है ना, और दोनों में हम लिक्विड भर दें, अब मुझे नहीं पता एक टेस्ट ट्यूब ए है, एक टेस्ट ट्यूब बी। एक टेस्ट ट्यूब में आपका इथेनॉल है और दूसरी टेस्ट ट्यूब में आपका इथेनोइक एसिड है। तो अगर इसको मैं दोनों टेस्ट ट्यूब को क्या कर दूं, कूल कर दूं, कूल का मतलब ठंडा कर दूं, तो अगर कुछ ऐसा आपका स्नो टाइप का, मतलब बर्फ जैसा स्नो टाइप का आपका क्या बनता है, सॉलिड मटेरियल बनता है, तो वो आपका होगा कार्बोक्सिलिक एसिड। क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड जब जमता है, जब सॉलिड फॉर्म में जाता है, तो इसके जो क्रिस्टल बनते हैं वो स्नो टाइप, मतलब स्नो, मतलब स्नो जैसे क्या होता है आपके, सफेद होते हैं ना, इसलिए इसका नाम, एक और नाम है ग्लेशियर एस्टिक एसिड। ग्लेशियर, जैसे आपके बड़े बड़े जो टुकड़े नहीं होते बर्फ के, बर्फ जैसा इसका कलर होता है, मतलब आइस जैसा इसका क्या होता है, ग्लेशियर एस्टिक एसिड। ग्लेशियर एस्टिक एसिड। और इथेनॉल के केस में ऐसा कुछ नहीं होगा। और स्मेल भी अगर करोगे तो जो आपका एल्कोहल होगा वह, उसका जो स्मेल होगा स्प्रिट लाइक, स्प्रिट लाइक मतलब आपका मादक, जैसे नहीं, दारू जैसा महक आएगा। मादक बताते नहीं, जो मदिरा वाला जो मटेरियल है उसके जैसा इसका स्मेल आएगा, पंजेंट स्मेल होगा। और केमिकल प्रॉपर्टी के बेसिस पे डिफरेंशिएट करने का तरीका तो ऑलरेडी हम बता ही चुके हैं।